कौन सी मशहूर शख्सियत किस कब्रिस्तान में दफन है? लाहौर के 125 कब्रिस्तानों में मौजूद कब्रों का रिकॉर्ड अपने दिमाग में रखने वाला नौजवान जो पिछले 9 सालों से कब्रिस्तान में रहकर मशहूर शख्सियत का रिकॉर्ड इकट्ठा करके तरतीब देता है। नौजवान ये काम क्यों करता है, जानते हैं इस वीडियो में। जी हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा उस्मान साहब, जो हिस्टोरियन भी हैं, रिसर्चर भी हैं, और इनकी ख़ास बात यह है कि ये ओवरऑल लाहौर में जितनी भी मरूफ शख्सियात हैं, इल्मी अदबी शख्सियात, सियासी शख्सियात, उनकी कब्रों का डाटा कलेक्ट करते हैं। उनकी तारीख़ पैदाइश से लेकर तारीख़ वफ़ात तक उनके कब्रों के कतबे जो है वो महफूज करते हैं। इनसे जानते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं और ये कब से ये काम कर रहे हैं। तमाम तर बातें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, कब्रों का डाटा कलेक्ट करना, ये काम कब से शुरू किया और क्यों कर रहे हैं? मुझे तकरीबन लाहौर पे रिसर्च करते हुए 8 से 9 साल हो गए हैं और कब्रों पे भी काम करते, आप कह सकते हैं इसको, कि बचपन से शौक़ था कि शख्सियात है ना, जो भी एक कब्र है वो किसी ना किसी शख्सियत की है, जो कोई भी। तो मैं बचपन से कह लें कि जब अखबार पढ़ता था उसमें भी शख्सियात हो गई, कोई भी जो अदाकारा शान है या कोई भी आप ले लें, अदाकारा फिरदौस हैं, वो उनकी करीबी यहाँ पे कब्र है, तो कोई भी थी। तो मैं ऐसे शख्सियात हो गई, पंजाब असम्बली की वेबसाइट खोल ली, नेशनल असम्बली की ओपन कर ली, जैसे 342 मेंबर हैं टोटल हमारे, आप लगा लें, तो किसकी शादी किधर हुई है। शुरू से रिसर्च का शौक? हाँ, शुरू से ही, मतलब आप कह सकते हैं इस तरह ना कि न्यूज़पेपर में लाजमी पढ़ता था। सही। फिर कब से ये काम का आगाज़ किया और काम वैसे क्या करते हैं प्रोफेशनली? तो मैं टीचर हूँ और मेरी अपनी एकेडमी भी है, तो ये मेरा शौक़ ही है। ये मैं कॉलम भी लिख रहा हूँ, रहाइशगाह से आरामगाह के अनवान से ना। अच्छा, रिहाइशगाह से आरामगाह तक ये आप कॉलम लिख रहे हैं। अब तक कितनी कब्रों का डाटा कलेक्ट कर चुके हैं और किन किन मशहूर शख्सियात का जो है वो आप उन पर काम कर चुके हैं? लाहौर में तकरीबन, जो खाली सिर्फ जो लाहौर की बात करें ना, तो 5000 शख्सियात जो है मैं उनकी कतबे जो वो इकट्ठे कर चुका हूँ कि कौन सी मशहूर शख्सियात कहाँ पे दफन है। जैसे इस टाइम पे हम लोग मियानी साहब में मौजूद हैं, तो अक्सर बुक्स में ये भी मिलता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। कुछ जगहों पे लिखा हुआ है, पंजाब की हद तक तो आप इसको आराम से कह सकते हैं ना कि पंजाब का सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है वो मियानी साहब है। पंजाब का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मियानी साहब में किन किन लोगों की कब्रों का आप जो है वो मरूफ जो लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट कर चुके हैं और उन पर काम कर चुके हैं? मुझे अगर इसी अहाते की बात करें तो यहाँ पे मतलब हमारे पीछे सादत हसन मंटो की कब्र है, बूटा पहलवान की है, रुस्तम हिंद थे, उनके पीछे सुल्तान ठेकेदार के जिन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन बनाया, लाहौर के पहले मेयर हैं मियाँ मीरुद्दीन, पूरा ये मियाँ सली जो विरसा प्रोग्राम भी करते हैं, उनके ख़ानदान का खाता है, मेजर शबीर शरीफ की कब्र, और इस तरह मैडम फिरदौस और कई बड़े नाम, इजाज़ दुरानी। मतलब वो फैक्ट, मतलब मैं उस ज़माने में तो नहीं था। अब जब मैंने मैडम फिरदौस की कब्र की तो मुझे किसने बताया कि उन्होंने हीर में किरदार अदा किया था ना। मतलब अक्सर वैसे भी कब्रें मिल जाती हैं, जब आप आते हैं गोरकन से बात करते हैं तो वो भी बताता कि यार ये इसकी भी कब्र है। तो उसने मुझे कहा कि इन्होंने हीर का किरदार अदा किया। तो मैंने कहा अगर हीर थी तो रांझा भी होगा। अब ये नहीं पता था कि इजाज़ दुरानी की कब्र भी जो है ना वो मियानी साहब में ही है। तो वो फिर मैंने वो रिसर्च स्टार्ट की दोबारा, वही तो फिर इजाज़ दुरानी साहब की भी मियानी साहब में है। अच्छा, ये अनोखा आप काम कर रहे हैं। लोग नहीं कहते कि ये क्या काम है, आप मतलब कब्रों का डाटा कलेक्ट करी जा रहे हैं, या ये लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? दोस्त अहबाब हैं, टीचर्स हैं, वो क्या कहते हैं? इस पे तो ओबियसली तनकीद ही होगी। स्टार्टिंग में आप कह लो कि डिप्रेस भी रहा हूँ बड़ी देर ना, कि अभी तक भी कज़न्स वगैरह कह देते हैं या दोस्त भी कि यार इतना पढ़ लिख के तो गोरकन बनना सी या तो कब्रों पे जाना था तूने। तो वो लोगों को इसकी अहमियत का नहीं पता। आप कायदे-ए-आज़म ले, इसके बगैर तो पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान की आप कह लें तारीख़ ही नहीं मुकम्मल होती शख्सियात के बगैर ना। जितने भी थे, कायदे-ए-आज़म है, इलामा इकबाल, वो तमाम मदफून शख्सियात में ही आएंगे। वो कोई भी हैं, इलामा इकबाल का भी आप लगा लें, वो लाहौर में मदफून है, बेशक मज़ार है, वो है तो शख्सियत ना, मदफून शख्सियात में आएंगे वो। तो वो जितने भी हैं। आप हिस्ट्री पर काम कर रहे हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मज़ीद ये आपको आपकी तालीम में किस तरह हेल्प आउट करती हैं चीज़ें? तालीम में भी करती हैं ओबियसली। मेरा वैसे मास्टर तो हिस्ट्री में है, वो आपने पूछा तो उससे मेरे जहन में आया कि मैं ऐसे जैसे कतबे इकट्ठे कर रहा था ना, तो अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हैं। जैसे अब आप ख़वातीन से एज पूछें तो कभी भी नहीं बताएंगी ओरिजिनल ना, तो जो शनाख्ती कार्ड पे भी चलेगी। अक्सर लोगों ने 4-4, 5-5 साल पीछे लिखवाई होती है, लेकिन चलेगी वही जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे वो लिखी हुई है पे, हाँ वही चलती है, उसके मुताबिक आप सालगिरह मनाते हैं। इस तरह कतबों पे भी। तो पंजाब बाउंड्री कमीशन का मैं वैसे ही मतलब ऐसे विज़िट कर रहा था कब्रिस्तान ना। अच्छा। तो जस्टिस शाहदीन हमायूं की कब्र गुजरी, उसके ऊपर लिखा होता है 1927। मैं तब मास्टर्स हिस्ट्री में कर चुका था। सही। तो मैं ये बुक में मिस्टेक है, ये अभी भी है, मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। तो उस पर जस्टिस शाहदीन लिखा, मेरे खुद ही दिमाग में मैंने कहा अगर एक शख्स 1927 या 28 में वफ़ात पा गया तो
तो बाउंड्री 1947 में वो कमीशन में कैसे बैठ सकता है। वो बाद में जब रिसर्च किया, वो सारा वो डाटा वगैरह इकट्ठा किया, तो पता चला कि वो जस्टिस दीन मोहम्मद थे गुजरांवाला के, क्योंकि जस्टिस शाह दीन जो पहले वो मुस्लिम जज भी थे, और पाकिस्तान के जो पहले जज हैं सर अब्दुल रशीद, उनका ताल्लुक भी इसी फैमिली से था। तो क्योंकि वो बहुत एक प्रोमिनेंट फैमिली थी, तो शायद इसी वजह से गलती होते होते आज तक मतलब 75 साल पाकिस्तान को बने हो गए, तो वो आज भी गलती जो है ना वो रिपीट हो रही है किताबों में। ये तो एक मुशक्क़त तलब काम है, इतना गर्मी मौसम की सख्तियाँ, और आप लाहौर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में जाते हैं, ये डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ख़र्चा भी आता होगा। इस सारा एक्सपेंस खुद से बेयर करते हैं या आपको कोई फ़ंड कर रहा है? नहीं, वो फ़ंड तो नहीं करना, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। अक्सर लोग, क्योंकि आप जब रिसर्च में काम कर रहे हैं तो भी इल्ज़ामात भी लगते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट जब किया था, मैंने सिख हेरिटेज से किया था। मतलब आज भी मैंने ऐसे गुरुद्वारे किए हुए हैं जो लाहौर में मौजूद है, मैं बाहर की नहीं हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो वो मतलब वो नहीं है, मतलब लोगों को पता ही नहीं कि वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड क्या है, ठीक है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है, या टूरिज़म डिपार्टमेंट क्या है, हर मुख्तलिफ वॉल सिटी क्या है, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो लोग कहते होंगे इन्हें पीछे कोई फ़ंड कर रहा है। वो ऑब्वियसली वो कह सकते हैं कि यार इतना पेट्रोल, अब मैंने वो रिसेंटली अपने इंटरव्यू में बताया कि तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया ना मैं रिसर्च पे लगा चुका हूँ, तो अपनी जेब से। तो मेरी वालदा इवन के वो मुझसे नाराज़ रहती हैं कि ऑब्वियसली अब देखें ना कई चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन जैसे आपने भी किया नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ मिली आपको, कोई जिन वगैरह या कोई मतलब अक्सर मुख्तलिफ क्वेश्चन अजीब से करेंगे, तो मुझे तो आज तक नहीं मिली। और मतलब मैं उसका दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे 9 साल हो गए हैं, और 5 शख्सियात करना ना कोई इतना आसान काम भी नहीं है। अच्छा, सारे सफ़र में क्या मुश्किलात आई और कोई ऐसा अनोखा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? बीच में जैसे अभी बात की कि वो एक शख्सियत है, वो किताबों में अभी तक दर्ज है, जो एक 1927 में फ़ौत हो गई है, तो वो 1947 तक वो कैसे 1947 तक वो बुक्स में कैसे एक मीटिंग कैसे वो बैठ सकते हैं, ये हो गए। और कई चीज़ें हैं, मतलब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसकी वजह से इवन के धमकियाँ तक मिलती हैं। अब आप कहोगे वो कैसे हो सकता है, ये कब्रों के कतबों से कैसे धमकियाँ मिल सकती हैं। अब कई लोगों ने मतलब 2-2 शादियाँ की होती हैं, 3-3 की होती हैं। हमारी कई पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ हैं, आपका जब मज़हब अलाउ करता है, लेकिन जिस हम सोसाइटी में रहते हैं, माशरे में रहते हैं, वो नहीं अलाउ करता। आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि इलामा इकबाल की फैमिली से भी कोई आपका इशू तनाज़ा इस तरह का चल रहा था, वो क्या इशू था? नहीं, कोई वो इशू कोई नहीं चल रहा, लेकिन जो इलामा इकबाल के बड़े बेटे हैं ना, आज़ाद इकबाल, जी, वो मतलब हमारे अब लाहौर में बहुत कम लोगों को पता होगा। आफ्ताब इकबाल, सॉरी, आज़ाद इकबाल जो है वो पोते हैं उनके, वो भी हयात हैं कराची में। अच्छा। तो उनकी वालदा की कब्र भी इधर है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान से भी पहले मतलब 1947 में आई थिंक सो वो उनका इंतकाल हो गया था। फैमिली ऑन नहीं करती उन्हें? अब ये मैं नहीं, जो उनकी फैमिली है ना, जब तक उनका बेटा हयात रहा वो तो कब्रिस्तान में आता रहा। अब आप देखें इकबाल एकेडमी या और भी कई, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मतलब इकबाल के नाम पे कई चेयर्स हैं बनी हुई हैं, वो डिपार्टमेंट्स हैं बाकायदा, तो किसी को पता ही नहीं था। मेरे पास क्योंकि इकबालियत वाले आए हैं ना, बहुत सारे लोग आए हैं वो कब्र देखने के लिए स्पेशल, तो मैं लेके गया हूँ। इसी तरह मुझे नहीं पता था कि इलामा इकबाल की कोई पोती भी थी, तो वो कतबा जो है वो मैंने महफूज करके उनकी इजाज़त से आज़ाद इकबाल, क्योंकि मैं अक्सर ये ऐसी चीज़ बतानी तो नहीं चाहिए, अपनी जेब से ये वाले पैसे भी लगाता हूँ कि कब्र कभी देखते, जैसे बारिशें हुई हैं तो बहुत सारी कब्रें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी, उनका नामो निशान मिट जाएगा, आपको मिलेंगे नहीं, कई अदाकार नहीं मिलेंगे, उनकी मदफून मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको लगा दूँ ना कतबे को। तो वो जब उनकी फैमिली से मेरा रब्ता हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वो कोई उनकी फैमिली में से कोई हयात है या नहीं है, मैं सिर्फ आफ्ताब इकबाल साहब को तो मैंने पढ़ा हुआ था कि इलामा साहब के सबसे बड़े बेटे वही हैं। तो वो जब उनसे रब्ता हो तो उन्होंने कहा नहीं, आप कतबा अपने पास महफूज रखें, मैं जब भी लाहौर आऊँगा या पाकिस्तान जब भी मैं आता हूँ तो मैं वो ये काम खुद करना चाहूँगा। ये तमाम तनकीद और मुश्किलात तो हमने डिस्कस कर ली। पॉजिटिव पहलू क्या है इस सारी स्टोरी का, कि आप किस हद तक ये लोग आपसे मुस्तफ़ीद होते हैं, रिसर्चर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो आपसे किस हद तक मदद लेते हैं? अब तो खुशी भी होती है, अब लोग तो रब्ता करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मतलब बड़े बड़े करते हैं। अभी रिसेंटली ये हमारे यहाँ पे लाहौर में अलहमरा में एक प्रोग्राम हुआ है, तो डॉक्टर कील अब्बास जाफरी पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट रिसर्चर हैं, वो आए हुए थे, तो उनको मैं मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में लेके गया। अदाकार अकमल, अजमल, अब्दुल मजीद सालिक साहब और मेहर गुलाम रसूल की कब्र पे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर पाकिस्तान का पहला सिनेमा उनको दिखाया, पाकिस्तान टाकी सिनेमा। तो बेशुमार क्या कहते हैं वो रिसर्चर्स वगैरह रब्ता करते हैं। जो लोग हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें यही कि पॉजिटिव रहें, अपना काम करते रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं। मुश्किलात आती हैं स्टार्टिंग में। अब मैं आपको बताऊँ ना, जिस उम्र के मैं हिस्से में हूँ, इंसान अपनी नौकरी के लिए कोशिश करता है, या कोई और भी आप लगा लें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ही लगा ले, तो घर वाले कई किस्म के क्वेश्चन करते हैं, तो उनसे बाकायदा टाइम लेता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना टाइम 6 माह और दे दें,
2 माह मतलब कोई पर्सनल इश्यूज़ या कोई होता है तो मैं उनसे टाइम लेता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद सोचते हैं इस बारे में। नाज़रीन, ये थे मिर्ज़ा उस्मान साहब। आपने इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टुडे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।